हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास टेंथ बोर्ड ईयर, जिसका बहुत ही ज़्यादा हवा मचा होता है कि टेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही टफ़ होता है। तो पहले तो भैया ये एक चीज़ क्लियर कर लो कि टेंथ कुछ बहुत टफ वफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है। लेकिन अगर आप हर चीज़ को समझ के चलें, इसमें आपको रट्टा बहुत ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है। टेंथ में अगर आप सारे अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पेपर लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम टेंथ का साइंस का पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये है केमिस्ट्री के पार्ट का पहला चैप्टर। एंड कुछ लोग को केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है कि इसमें बहुत सारी इक्वेशंस याद करनी पड़ती है। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खुद इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले चैप्टर हमें क्या क्या सिखाएगा। ओके, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस इन दिस चैप्टर। मतलब हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं, उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वर्ड इक्वेशन कैसा लिखा जाता है एंड ऑल। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन, वो भी हम सीखेंगे। एंड उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये चीज़ आपको हमेशा काम आएगी, टेंथ 11th 12th। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बहुत ही इजी चीज़ है, पर थोड़ी लेंदी है। तो इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, मगर अगर आप ध्यान से एक एक स्टेप लिख के करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। फिर हम जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, हम वो भी देखेंगे एक चैप्टर में। और इनमें आता है रैंसिडिटी एंड कोरोजन करके दो छोटे छोटे टॉपिक्स। एंड स्टूडेंट ये चैप्टर में से ये रैंसिडिटी एंड कोरोजन, ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, एटलीस्ट 3 मार्क्स का आता है। और बैलेंसिंग इक्वेशन भी ज़रूर आता है। तो ये दो टॉपिक्स तो आप एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से 4-5 बार देख के बैठना। तो अब हम चालू करते हैं विथ आर फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज तब होता है जब कोई बॉन्ड बनता है या टूटता है। केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो चीज़ें होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं, वो होता है लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड पर उसका प्रोडक्ट होता है। हमेशा रिएक्टेंट्स के बीच में कुछ रिएक्शन होता है और एक प्रोडक्ट बनता है। ओके, फिर हम देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई भी फिजिकल फॉर्म में चेंज हो, जैसे कि पानी है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करोगे या उसको गैस पे रख दोगे तो उसका स्टीम बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। मगर अगर आप एक बोतल में पानी डाल के उसको फ्रीज़र में रख दोगे तो बर्फ़ बन जाती है, बराबर। तो उसका खाली फिजिकल फॉर्म चेंज होता है, पानी अंदर से H2O ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाना जाए। केमिकल रिएक्शन को पहचानने के 5 तरीके हैं। पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अब आप बोलोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया, ये तो हमें बाउंसर चला गया। तो बच्चों प्रेसिपिटेट वो होता है जैसे कोई भी सल्यूशन हो, उसमें कोई भी एलिमेंट या कुछ भी ऐसा रिएक्शन होता है एलिमेंट्स के बीच में कि नीचे कुछ सॉलिड फॉर्म में कुछ आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। उन्हें कहते हैं प्रेसिपिटेट, दोज पार्टिकल्स विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एंड आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज मतलब हमेशा केमिकल रिएक्शंस में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आप रिएक्शन हो उसके बाद बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कुछ होते हैं जिनमें रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, एकदम ठंडे हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। आप ये चीज़ याद रखना, जब भी आप देखोगे कि कुछ एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या कोई भी ऐसे एसिड के साथ कोई रिएक्शन होता है तो कभी कभार H2 गैस बाहर आती है। ऐसा बहुत बार देखोगे H2 के बाजू में ऊपर की तरफ एक एरो होगा, या कुछ रिएक्शंस में H2 बबल्स के फॉर्म में भी निकलता है कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर कोई रिएक्शन होता है तो अंदर बबल्स बनते हैं। फिर आता है चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर। चेंज इन कलर आप सामने देख सकते हैं कि अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो और उसमें आयरन Fe, आयरन की कोई पिन डाली हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, Cu डिपॉजिट हो जाता है, और पानी का जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन हो जाता है। वो हम आगे भी एक एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। अभी हम डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज देख लेते हैं। फिजिकल चेंज आप देख सकते हैं, मेल्टिंग आइस मतलब बर्फ़ पिघल जाना, बॉइलिंग वाटर, सॉइंग अ लॉग इन हाफ, मतलब कोई लकड़े के टुकड़े को लिया उसको आधा कर दिया, दैट इज़ सॉइंग अ लॉग इन हाफ। तो लॉग इन हाफ तो उसमें कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं। जो दो कटी हुई
लकड़ियाँ है, सॉरी, वो भी 2 लकड़ियाँ ही रहेंगी। ओके, उनका केमिकल फॉर्म सेम ही रहेगा। टेयरिंग पेपर, एक बड़े से पेपर को 2 हिस्से में बांट लो, है तो पेपर ही। फिर केमिकल चेंज आप देखोगे तो रस्टिंग नेल, नेल के ऊपर जो आयरन होता है उसके ऊपर अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज चीज़ आगे जाके देखेंगे वो कोरोड मतलब वो ख़राब हो जाता है। ब्लीचिंग अ स्टेन, स्टेन के ऊपर ब्लीच लगाते तो स्टेन रिमूव हो जाता है। फिर बर्निंग अ लॉग, उसमें भी ऑक्सीडाइजेशन या रिडक्शन का प्रोसीजर चलता है, जिस वजह से बर्निंग अ लॉग, एक लॉग को, लकड़ी को जलाने के बाद उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। टार्निशिंग सिल्वर, टार्निशिंग सिल्वर माने सिल्वर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है ना, उसको हम टार्निशिंग सिल्वर कहते हैं। फिर फर्मेंटिंग ग्रेप्स, ग्रेप्स आप अगर मुंह में डालोगे तो क्या आपको वाइन जैसा टेस्ट आएगा? नहीं। पर आपको पता है कि ग्रेप्स से वाइन बनती है, दारू, वो भैया गुजरात में बैन है, कभी बना मत लेना। तो उसको अगर आप फर्मेंट करते हो तो उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं एंड वो ग्रेप से एक वाइन जूस बन जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन दी गई है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। Chemical reactions are chemical changes in which reactants transform into products by making or breaking of bonds or both between different atoms. तो ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और बोथ को, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे नीचे एक एग्जांपल दिया है मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये 2 अलग एटम्स या एलिमेंट्स हैं, वो दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। Magnesium is Mg, oxygen is O2 and MgO is magnesium oxide. Okay. Next ये है word equation. This is how to represent a chemical equation in word form. Okay. ये magnesium plus oxygen जो है वो दोनों reactants है and magnesium oxide is the product. जो भी reactants होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है एंड जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं उसमें भी LHS RHS देखा होगा, हम आखिरी में प्रूव करते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो भैया इसमें वैसा नहीं होता, पर इसमें खाली इक्वल टू की साइन की जगह टूवर्ड्स हो जाता है और प्रोडक्ट इज और इक्वल दिस रिएक्शन गिव्स दिस। ओके, तो इसमें हमेशा ये एरो याद रखना, कभी भी इज इक्वल टू मत माराना बच्चों, माइनस मिल जाएंगे मार्क्स। तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, तो सिंबल्स जैसे हर एक एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में 100 के ऊपर है बच्चों, सबका एक एक छोटा फॉर्म दिया होता है, वो मैक्स टू मैक्स 1-2 लेटर का होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है O इज़ फॉर ऑक्सीजन, C इज़ फॉर कार्बन, Mg इज़ फॉर मैग्नीशियम, Li इज़ फॉर लिथियम, H इज़ फॉर हाइड्रोजन, N इज़ फॉर नाइट्रोजन। तो ये जो होते हैं केमिकल कोड्स, ये आपको अप टू 20 आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। बाकी जो सारे यूज़ होते हैं वो आपको आपकी केमिस्ट्री की बुक में देख देख के ही याद हो जाएंगे, बट अप टू 20 पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी विथ एटॉमिक नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट अभी हमें उसका बहुत ही छोटा और बहुत ईजी डेफिनेशन है। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब उसकी मिलने की, उसके कितने एटम्स एक साथ जोड़ के वो कितना बड़ा कंपाउंड बना सकता है, उसकी औकात क्या है। ओके, मतलब जैसे कार्बन होता है वो बहुत ही लंबी चेनें बना सकता है बच्चों, वो C6, C8, C12, C16 इतना लंबा जा सकता है। पर ऑक्सीजन जो होता है वो O2, O3 मैक्स जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो H1, H2 बनाता है। तो जितना बनाता है वो उसकी कैपेसिटी और कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, ये आपको आगे आएगा, तो इसको अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स इन अ केमिकल इक्वेशन, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें Zn दिया है, दैट इज़ जिंक, उसके बाजू में S लिखा है ब्रैकेट के अंदर। S यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि Zn हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे, एंड उसके बाजू में प्लस डाइल्यूट H2SO4 एक्वस सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब बच्चों एक चीज़ याद कर लो कि जहाँ भी डाइल्यूट लिखा होगा ना एसिड में, मतलब उस एसिड में थोड़ा पानी मिलाया गया है ताकि उसको थोड़ा कम पावरफुल बनाया जाए। ओके, फिर है जिंक सल्फेट बनता है इस रिएक्शन के बाद, और जैसा कि आप आज H2 के बाजू में एक ऊपर की तरफ एरो देख सकते हो, उसका मतलब है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है, मतलब इवोल्यूट होती है कि हाइड्रोजन गैस उस रिएक्शन के बाद ऊपर निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि हम देख सकते हैं नीचे लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन डाउनवर्ड एरो इज़ गिवन। ये चीज़ें आप याद रखना कि कभी कभार इक्वेशन अगर आपको देने को बोले और 5 मार्क का क्वेश्चन हो तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। ओके, फिर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन में
जब हम लिखते हैं उसके एब्सोल्यूट फॉर्म में, तब हमें उसकी केमिकल कोड या फिर ये छोटी उसकी शॉर्टकट मेथड से लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बड़े वर्ड इक्वेशंस लिखेंगे तो बच्चों आप आगे जाके देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती है एंड वो लिखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो केमिस्ट्री ने हमारे लिए एक शॉर्टकट निकाला है, वो है इन सब का छोटा वर्ड फॉर्म, दैट इज़ Mg फॉर मैग्नीशियम एंड O2 फॉर ऑक्सीजन। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो वो अभी के लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन को हम एक स्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन तब होती है जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। जैसे ये इक्वेशन आप देख सकते हो, इसमें O2 दिया है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, पर राइट हैंड साइड पे खाली एक ही ऑक्सीजन है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, कभी भी ये जो बाजू में ये जो राइट हैंड साइड बॉटम है वहाँ पे आप कभी भी नहीं लिखते हो कोई भी नंबर, आप हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ा सकते हो। ओके, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एटम्स। तो ये जो हम Mg है हम उसके बाजू में 2Mg लिख देंगे, फिर जो MgO है उसके लेफ्ट में भी हम 2MgO लिख देंगे। तो ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है एंड कैसे होता है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in the reactant side is equal to that of the product side is called a balanced chemical equation। तो इसके नीचे जो आप देख रहे हैं वो सारी की सारी एक बैलेंस्ड इक्वेशंस दी हुई है। तो जैसे H2 है प्लस Cl2 है प्लस 2HCl है, दैट इज़ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस जो बनता है प्रोडक्ट दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ H एंड नंबर ऑफ C is equal on the product side also. There is 2 HCl on the product side, that is 2 hydrogen atoms and 2 chlorine atoms. ओके, नीचे भी 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, CO2 कैसे बनता है एंड अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वो एक बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बहुत ही लॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा कहता है कि मास बिफोर द रिएक्शन and after the reaction, that is mass of the reactants and products should be the same। तो अगर मास सेम होना चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो LHS एंड RHS दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम। ओके, एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये जो 2 रिएक्शंस होते हैं उसमें 2 जितने एलिमेंट्स ऑन LHS होंगे उतने ही ऑन RHS होंगे। एंड कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा कहता है no number of atoms can either be created or be destroyed। ओके, कोई भी रिएक्शन हो, एक भी एटम ना आप ख़त्म कर सकते हो ना आप नया एटम बना सकते हो। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स विल ऑलवेज बी सेम। अगर साइड लेफ्ट हैंड साइड पे 4 H2O है तो राइट हैंड साइड पे भी 4 H2O ही होने चाहिए, फिर वो भले ही अलग फॉर्मेट में हो, फिर वो 4 H2O हो या फिर 2 O2 हो, ये उसका नंबर ऑफ एटम्स विल ऑलवेज बी सेम। ओके, तो ये द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जो नीचे आप देख रहे हो वो एक परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा एक ऊपर ऐसे गैस की तरह निकलेगा, तो हमेशा इसके बाजू में हमेशा नहीं, इस रिएक्शन में ऊपर एक एरो आ जाएगा, वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक जिंक है, राइट हैंड साइड में भी एक ही जिंक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे SO4 है, मतलब 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, और राइट हैंड साइड पे भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स है और एक सल्फर का एटम है। फिर उसके बाजू में आप H2 देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम है, एंड लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स में भी एक ही H2 का एटम है। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अभी तक आप बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है वो आप समझ चुके हैं। मुझे पता है अभी आप हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन नहीं समझे हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर करूँगा। पर अभी के लिए आप व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप समझ चुके होंगे। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रिएक्शन एंड अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो चलिए हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आगे पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे और मैं इंश्योर करूँगा कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।